नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भाई का पेपर में। ये हमारा दूसरा वीडियो है दोस्तों इस चैनल का। तो इस चैप्टर का नाम है दोस्तों भू आकृति विज्ञान की प्रकृति। ये इसका पार्ट 1 है दोस्तों। और इसमें हम दोस्तों इसके बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले अर्थ की कि भू आकृति विज्ञान जो है होता क्या है। तो जो पृथ्वी भू आकृति विज्ञान दोस्तों जैसे नाम से ही पता चलता है, भूमि की आकृतियों का विज्ञान। भूमि पर जो भी आकृतियाँ होती हैं, चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, जो कुछ भी हो, उसकी आकृतियों का विज्ञान भू आकृति विज्ञान कहलाता है दोस्तों। तो पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की सतह पर जो भी भौतिक आकृतियाँ पाई जाती है, उनका अध्ययन भू आकृति विज्ञान कहलाता है। जैसे पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह पर भौतिक आकृतियाँ समझते हैं दोस्तों। भौतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, ऊबड़ खाबड़ जगह हो गई, ठीक है, कहीं पे खाई हो गई, कहीं पे नीतल हो गया, समुंदर नीतल हो गया। इन सब का अध्ययन भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब जो है भू आकृति विज्ञान में दोस्तों, इसमें जो इसकी संरचना होती है दोस्तों, जैसे ये पर्वत है, पर्वत के बाद ये छोटा पर्वत बन गया इसमें, क्योंकि अपरदन हो रहा है दोस्तों, बाह्य बल और अंतर्जात बल कार्य कर रहे हैं। अभी मैं दोस्तों सारा समझाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद दोस्तों इसकी स्थिति ऐसे दिखने लग गई। उसके बाद दोस्तों ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, यानी कि इसकी संरचना में परिवर्तन होता जाता है दोस्तों, अंतर्जात बल और बहिर्जात के बल द्वारा। इसका भी अध्ययन हम भू आकृति विज्ञान में करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों भू आकृति विज्ञान को इंग्लिश में जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। तो जियोमॉर्फोलॉजी का क्या अर्थ है दोस्तों? जियोमॉर्फोलॉजी के हम 3 टुकड़े करेंगे। जी मॉर्फीलॉजी। तो जी का अर्थ होता है दोस्तों पृथ्वी, मॉर्फी का रूप, लॉजी का वर्णन। पृथ्वी रूप वर्णन यानी कि पृथ्वी पर जिस प्रकार के रूप पाए जाते हैं, पृथ्वी पर जो जो भी आकृतियों के रूप पाए जाते हैं, उनका अध्ययन भू आकृति विज्ञान कहलाता है दोस्तों। आसान है दोस्तों, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस चीज़ में। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ नाम निकल के आते हैं भूगोल वैज्ञानिकों के, जिन्होंने इनकी परिभाषा दी है दोस्तों। तो इनको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे ये वार्सेस्ट है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वार्सेस्ट के अनुसार दोस्तों, जो भी पृथ्वी पर, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्थल रूपों का अध्ययन ही बताया है दोस्तों। जैसे अध्ययन तो दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, इनके अनुसार भू आकृति विज्ञान केवल स्थल रूपों का अध्ययन है दोस्तों, ठीक है। अगला आता है दोस्तों थानबेरी। थानबेरी ने दोस्तों सागर तल और स्थल रूप दोनों को सम्मिलित करके अध्ययन किया है दोस्तों। समझ गए दोस्तों? वार्सेस्ट के अनुसार केवल स्थल रूप का अध्ययन, थानबेरी के अनुसार स्थल रूप और समुद्र नितल दोनों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, आसान है बिल्कुल। और इंस्टीट्यूट बुक के अनुसार दोस्तों, जो भी भू आकृतियाँ हैं, जैसे भू आकृतियाँ हैं, उनका वैज्ञानिक रूप से अध्ययन, यानी कि अगर इसका कटाव हुआ है, जैसे पर्वत की फर्स्ट स्टेज है दोस्तों, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इनका कटाव हुआ है, इसके कारण क्या क्या हैं दोस्तों, किस वजह से हुआ, कैसे हुआ, समय के अनुसार जो भी इसका मतलब कि प्रोसेस होता है, उसका अध्ययन इंसल बुक ने बताया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आता है दोस्तों ए एल ब्लूम के अनुसार दोस्तों, ये इनका कहना है, जो परिवर्तन होता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो परिवर्तन होता है दोस्तों, ये पर्वत था, पर्वत के कटाव होने के बाद इसमें विभिन्न इकाइयों में बट गया दोस्तों ये। तो जो इसमें जो परिवर्तन होता है, उसके प्रक्रम क्या क्या हैं, मतलब कि उसको किस वजह से होता है दोस्तों। एक तरह से वैज्ञानिक अध्ययन कह सकते हो दोस्तों आप। इन दोनों इंसल बुक और ए एल ब्लूम ये काफ़ी अच्छे दोस्त थे दोस्तों, एक साथ पढ़े हुए थे, तब इनका जो है प्रक्रम जो लगभग सेम है दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी जो है दोस्तों, बहुत ही आसान विषय है, बहुत ही आसान विषय है दोस्तों। तो इसके बाद आते हैं दोस्तों, इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और करवा दूँ। हाँ, तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि जो भू आकृति विज्ञान है दोस्तों,
उसके हमारे जो स्थलों पर दोस्तों पर्वत और बहुत सारी दोस्तों विभिन्न आकृतियाँ बनी हुई है, जिनका हम सोचते होंगे दोस्तों इनका निर्माण कैसे हुआ। आप भी सोचते होंगे दोस्तों, हम भी सोचते हैं कि इनका निर्माण कैसे हुआ, यानी कि भू आकृतियों के निर्धारण क्या क्या है, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे इनका निर्माण हुआ है, इनका निर्माण हुआ कैसे है दोस्तों। तो 18वीं शताब्दी में दोस्तों वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च की, तो पहला कारण निकल के आया दोस्तों संकुचन। संकुचन समझते हैं दोस्तों? संकुचन आप लगा सकते हो कूलिंग डाउन प्रोसेस। कूलिंग डाउन प्रोसेस, कूलिंग डाउन प्रोसेस क्या था दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल आसान लैंग्वेज में दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। शेयर जरूर करते हुए दोस्तों, जो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों। आप कमेंट करके बताना दोस्तों संकुचन कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों, जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पृथ्वी की उत्पत्ति जो है दोस्तों सूर्य से हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति जो है सूर्य से हुई। अब तभी उसका भूभाग आज भी गर्म है, ठीक है। तो हजारों सैकड़ों साल पहले पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई थी दोस्तों। पृथ्वी क्या है, धीरे धीरे उसमें कूलिंग प्रोसेस हुआ दोस्तों। तो क्या हुआ, पृथ्वी पर जो भी आकृतियाँ थी इसके ऊपर बनी हुई थी, जो भी वनस्पति था, जीव जंतु थे, सारे के सारे ठंडी होने लगी, तो सारे के सारे बर्फ़ के अंदर जम गए दोस्तों। तो आप खुद सोचिए दोस्तों, ऊपर ठंडा नीचे गर्म, क्या होगा दोस्तों, ऊपर ठंडा नीचे गर्म। अगर इस चलिए मैं आपको इससे भी आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ दोस्तों। ये पृथ्वी है दोस्तों, ये वनस्पति है सारी की सारी, इसके ऊपर दोस्तों हिम आ गया, मतलब कि बर्फ़ आ गई को जब कूलिंग डाउन प्रोसेस हुआ। समझ लीजिए दोस्तों आप चाय पी रहे हो, तो चाय में दोस्तों आपके पास गर्म चाय है, ठीक है, गर्म चाय है, और आप इसको दोस्तों 2 मिनट छोड़ दो तो ऊपर से दोस्तों ठंड है, अंदर से गर्म है, तो क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों मलाई आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो वही मलाई दोस्तों हमारा स्थलरूप बनी। अब ये सोचिए दोस्तों कि सारा का सारा नीचे गर्मी थी, ऊपर ठंड आ गई दोस्तों, सारी बर्फ़ जम गई, तो यानी कि नीचे गर्मी है ऊपर बर्फ़ है, यानी कि एक पपड़ी बन गई दोस्तों, मलाई पपड़ी कह सकते हो, उसी पर हम निवास करते हैं, वही क्रस्ट है दोस्तों, ठीक है, समझ गए। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो यानी कि इसका निर्माण जो है सबसे पहले तो है संकुचन से हुआ है। संकुचन क्या होता है, जब कोई भी चीज़ दोस्तों गर्म या ठंडी होगी तो अपनी तरफ जब उस पपड़ी बनेगी ना दोस्तों, जब यहाँ पपड़ी बनेगी तो अपनी तरफ, जैसे ये पृथ्वी है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे पपड़ी बन गई है। अब ये पपड़ी कैसे बनी दोस्तों, इसने क्या किया कि हल्का सा भाग नीचे का ऊपर उठाया, जैसे ये सतह है इसको पपड़ी बनानी है, हल्का सा भाग ये यहाँ से ऐसे करेगी, हल्का सा ऊपर से उठाएगी दोस्तों, हल्का सा यहाँ हल्का सा ऊपर, यानी कि सतह जो है दोस्तों ऐसी बन जाएगी। जब पपड़ी वो अपनी यहाँ से उठाएगी, हल्का सा भाग यहाँ से उठाया, हल्का सा यहाँ से उठाया, ऐसे उठा उठा कर उसने ऐसे पपड़ी बना दी दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या आता है, संकुचन। संकुचन यानी कि स्थल भाग ऐसे ऐसे हो गया दोस्तों, ठीक है, उबड़ खाबड़ हो गया। तो वैज्ञानिकों ने कहा सिर्फ संकुचन से तो इसका निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि क्योंकि दोस्तों हमारे विश्व में लगभग 8 किलोमीटर तक के पर्वत पाए जाते हैं दोस्तों, और 11 किलोमीटर के नीचे खाइयाँ मिलती है दोस्तों। तो ये सिर्फ संकुचन से तो इसका निर्माण नहीं हो सकता। तब वैज्ञानिकों ने कहा ये कोई आंतरिक बल लगता है जिनसे इनकी उत्पत्ति होती है। अब वो आंतरिक बल क्या है दोस्तों, 2 प्रकार के बल है दोस्तों, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल क्या होता है, जो आंतरिक क्रियाओं द्वारा लगता है, और बहिर्जात बल जो बाहर की क्रियाओं द्वारा लगता है। बहुत इजी है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, सिर्फ समझना है आपको। आप मेरी वीडियो देखकर पेपर देने चले जाओ दोस्तों, मेरी गारंटी है आपके अच्छे नंबर आएंगे दोस्तों। कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ बिल्कुल आसान है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। अब अंतर्जात बल के द्वारा दोस्तों किसकी उत्पत्ति होती है दोस्तों, अंतर्जात बल के द्वारा पर्वत, पठार, मैदान, जो भी भाग दोस्तों आप देखते हो सबकी उत्पत्ति जो है अंतर्जात बल द्वारा होती है। और बहिर्जात बल में आते हैं दोस्तों अपर्दन और अपक्षय। अपर्दन क्या होता है दोस्तों, कोई भी वलित पर्वत है दोस्तों, अंतर्जात बल द्वारा उसका निर्माण हुआ। अब यहाँ पे वर्षा आ गई दोस्तों, ठीक है, अब वर्षा आएगी दोस्तों तो पर्वत की जो मिट्टी है वो नीचे जाएगी, यानी कि
पर्वत को दोस्तों काटती जाएगी दोस्तों। पर्वत में नदियाँ बह रही है या हवाएं चल रही है, छोटे छोटे पत्थर कंकर पत्थर लग रहे हैं, ये दोस्तों हजारों सैकड़ों सालों में होता है दोस्तों, आप इनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो दोस्तों अंतर्जात बल द्वारा पर्वत का निर्माण हुआ। बहिजात बल अपक्षय और अपरदन। अपरदन तो जो है दोस्तों की जो भी वर्षा है, वायुदाब है, और सूर्य है, सूर्य ताप है, जो भी ऐसी ऐसी क्रियाएं होती है छोटी छोटी, इसको हानि जरूर पहुंचाएगी दोस्तों। उसी कारण पर्वत का जो है साइज छोटा छोटा होता रहता है, इसके विभिन्न स्टेज में आता जाता है ये। उसके बाद आता है दोस्तों कि अपक्षय क्या है। अपक्षय अपक्षय जो है दोस्तों ये टेम्परेचर बेस्ड होता है, इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। अपक्षय और अपर्दन, जैसे ये पर्वत है, पर्वत में दोस्तों आपको पता है छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छिद्र मतलब कि होल होते हैं छोटे छोटे। तो इन होल में आपको पता है जहाँ पर्वत होंगे, जैसे आप कोई भी ले लीजिए, भारत की बात करें तो राजस्थान जैसे इन गर्म इलाकों में ले लीजिए, ठंडे इलाकों में रात के समय यहाँ पे बर्फ़ जम जाएगी। क्या जम जाएगी? बर्फ़। क्यों जम जाएगी? क्योंकि जो ऐसे पर्वतीय इलाकों में रात के समय टेम्परेचर कम होता है दिन के अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे बर्फ़ जम जाएगी। क्यों जम जाएगी? क्योंकि यहाँ पे छोटा सा छिद्र है और उस छिद्र में पानी भर गया है, और उस पानी वो किसी भी कारण भर सकता है दोस्तों, वर्षा के द्वारा या कहीं किसी भी भू आकृति द्वारा उस पानी भर सकता है उसमें। तो उस पानी में दोस्तों बर्फ़ जम जाएगी, और बर्फ़ का आयतन जो है ज़्यादा होता है। बर्फ़ का आयतन ज़्यादा हो, जैसे ये होल है, अगर यहाँ पे बर्फ़ जमी है तो इतना सारा एरिया कवर करेगी अपने अंदर। तो यानी कि पर्वत का उसने इतना सारा एरिया कवर कर लिया अपने अंदर, और सुबह क्या होगा उसमें पानी। अब कई सालों तक बर्फ़ पानी होता रहेगा, तो क्या होता है? होल बड़ा होता रहेगा दोस्तों। इससे भी अपर्दन और अपक्षय यानी कि पर्वत टूटने लगेगा। यानी ये पर्वत था, अब यहाँ पे इतना बड़ा होल हो गया, तो धीरे धीरे यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, ये छोटा बन जाएगा दोस्तों, आकृति चेंज होती रहेगी इसकी। तो तभी दोस्तों पर्वत अपनी स्टेज बदलता रहता है, ठीक है। तो अंतर्जात बल और बहिजात बल, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आता है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, एक मिनट, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों। कुछ भी प्रॉब्लम हो दोस्तों मुझे ज़रूर बताएं या कमेंट बॉक्स में बताएं, ज़रूर सपोर्ट करें दोस्तों। आप अगर वीडियो देखते हो, शेयर करते हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हो, तो हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता है नए चैनल को दोस्तों, आपको पता ही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो अब जो जो भी भू आकृतियाँ हैं हमारे विश्व में, उनके दोस्तों हमने ना विभिन्न श्रेणियों में उनको विभाजित कर लिया। विभिन्न श्रेणियों में तो समझते हैं दोस्तों कि जैसे सबसे पहले तो हमने रख लिया, यहाँ समझते हैं नई शीट पे। सबसे पहले हमने रख लिया प्रथम श्रेणी को। प्रथम श्रेणी में आएंगे दोस्तों दो, महाद्वीप और महासागर। जो भी महाद्वीप और महासागर है वो प्रथम श्रेणी में आएंगे दोस्तों। और क्यों आएंगे? क्योंकि इन्हीं से ही द्वितीय और तृतीयों का निर्माण होता है। क्योंकि अगर महाद्वीप और महासागर ही नहीं होंगे तो किसी भी भू आकृति का निर्माण नहीं हो सकता। समझ में ना दोस्तों? अगर भूभाग और जल ही नहीं होगा तो कोई भी आकृति का निर्माण कैसे होगा? अब खुद सोचिए, ठीक है। तो यानी कि प्रथम श्रेणी के जो आकृतियाँ आएगी, महाद्वीप और महासागर भी एक आकृति है दोस्तों, भू आकृति का ही भाग है। यानी कि प्रथम श्रेणी में आएंगे महाद्वीप और महासागर, और द्वितीय में आएंगे महाद्वीप और महासागर की से किनकी इसकी उत्पत्ति हुई। महाद्वीप और महासागर की से किसकी उत्पत्ति होगी दोस्तों? पर्वत की, पठार की, मैदान की और झील की। द्वितीय में दोस्तों इनकी उत्पत्ति होगी। अगर कोई भी जो आपने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा होगा वो भी मैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस चीज़ की चाहिए दोस्तों। जो भी जैसे दो स्थलरूप टकराएंगे दोस्तों, प्लेट टेक्टोनिक्स होगा, तब दोस्तों पर्वत का निर्माण होगा, पठार का निर्माण होगा, ज्वालामुखी होंगे, तभी दोस्तों इनको द्वितीय में रखा जाए। अब तृतीय में दोस्तों रखेंगे हम, तृतीय में
पर्वत का या पठार का अपरदन होगा। जैसे मैं अब नई शीट में दिखाता हूँ आपको। जैसे ये हो गए दोस्तों, अ, ये एक महाद्वीप है। ये हो गया प्रथम। द्वितीय में क्या आया? पर्वत। प्लेट का वो हुआ, प्लेट टेक्टोनिक्स हुआ, द्वितीय बन गया। अब थर्ड में क्या होगा कि पर्वत जो है धीरे धीरे कटने लगेगा। क्यों कटने लगेगा? मैंने आपको बताया था कि बाह्य शक्ति कार्य करेगी। बाह्य शक्ति कौन सी दोस्तों? जल हो गया, वायु हो गया, सूर्यताप हो गया और अपक्षय अपरदन हो गया। तृतीय में यानी कि आएंगे अपक्षय और अपरदन। जो द्वितीय क्रियाओं को खत्म करे वो वो तृतीय श्रेणी में आएंगे। तो पर्वत का दोस्तों साइज छोटा होता जाएगा, धीरे 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 ये मैदान के रूप में निर्माण होता जाएगा। यानी कि हम आसान भाषा में कह सकते हैं, प्रथम श्रेणी में महाद्वीप और महासागर। द्वितीय में होंगे रचनात्मक बल, यानी कि रचनात्मक बल कह सकते हैं। द्वितीय श्रेणी में आएंगे रचनात्मक बल। पृथ्वी पर दो बल कार्य करते हैं, विनाशकारी बल और रचनात्मक बल। यानी कि यहाँ पर महाद्वीप से निर्माण हो रहा है पर्वतों का, पठारों का। यानी हम कह सकते हैं यहाँ कोई ना कोई रचनात्मक बल है दोस्तों। रचनात्मक बल द्वारा ही पर्वत पठार का निर्माण हुआ है। और तृतीय में क्या होगा दोस्तों? विनाशकारी बल। विनाशकारी बल दोस्तों, जैसे पर्वत है, इसको काट दिया, मैदान बना दिया, छोटे छोटे टिब्बे से बना दिए दोस्तों। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रथम में उनको आधार मिल गया कि आगे निर्माण किसका करना है। अगर प्रथम श्रेणी ना होती तो कोई भी स्थल भाग ही नहीं होता, ना पर्वत का निर्माण होता। यानी कि तीनों ही अपनी अपनी जगह जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों अगर आप नए हैं तो, क्योंकि बेल आइकन को दबाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। मैं आपको दोबारा नंबर दे देता हूँ अपना, 22 है दोस्तों, ये 9468372248। ठीक है दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मुझे ज़रूर कोई ना कोई हेल्प चाहिए हो, पीडीएफ चाहिए हो, बेझिझक होकर, चाहे आप कोई भी क्लास में हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।